गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में विस्तृत अध्ययन किए थे। उसके बाद जो गवर्नर आता है उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग, और ये लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनता है और भारत का प्रथम वायसराय बनता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल से प्रथम वायसराय की जो कहानी है उसके तथ्यों को देख करके हम समझेंगे, मजा आएगा। ठीक है मित्रों, तो पूरा वीडियो नहीं देखना भूलें, बहुत सारा तथ्य यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले इसका कार्यकाल देखते हैं। ठीक है, 1856 से 1862 आप 6 साल का शासनकाल देख रहे हैं और हम दो बात कर रहे हैं, एक गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं और एक वायसराय की बात कर रहे हैं। तो चलो पहले हम बांट देते हैं कि गवर्नर जनरल कितना साल किया। वो 2 साल किया, 1856 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक। ठीक है, 2 साल तक वो गवर्नर जनरल का काम किया और उसके बाद का जो समय है वो वायसराय के रूप में कार्य किया। तो चलिए एक बार का आप देखेंगे क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि वो क्या क्या काम कैसे कैसे किया। तो सबसे पहले 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ। मित्रों, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम जब डलहौजी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ हम बोले थे कि विडो रीमैरिज एक्ट जो है ड्राफ्ट किया गया था, उस समय पास नहीं हुआ था। तो ड्राफ्ट होने का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डलहौजी होगा, लेकिन अगर पास होने की बात करेगा तो कैनिंग के समय में आके पास होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए अब एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में बहुत कम किताबों में लिखा गया, उसको हम बात आपके सामने रखते हैं। वो क्या है कि द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 कैनिंग के समय में आया। ये आखिर क्या था? इस एक्ट के तहत यह तय कर दिया गया कि भारतीय सैनिक भी विदेश में जाकर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन सेवा देगा। और मित्रों, यह जानना स्वाभाविक ही है कि आप विदेशी धरती पर अगर जाएंगे, उस समय जिस समय की एरोप्लेन फ्लाइट इत्यादि की व्यवस्था नहीं था, तो समुद्र मार्ग से ही जाना था। और भारतीय जो हिंदू धर्म है उसमें समुद्र लांघना एक अपराध या पाप माना जाता था। इसीलिए इस एक्ट का बहुत ही पुरजोर विरोध भारत में हुआ, खास करके हिंदू वर्ग से। और यह कहें कि यह जो है द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 was one of the biggest cause of revolt 1856। तो इसमें कोई एग्जीग्रेशन नहीं होगा। आने की एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 की विद्रोह का। तो ये समझ के ये विद्रोह का कारण क्यों बना, क्योंकि समुद्र पार करना था उस एक्ट में भारतीय सैनिक को, जो कि हिंदू धर्म के तहत जो है अपराध या पाप माना जाता था। ठीक है मित्रों, अब देखिए आगे आइए। तो जब 1857 की क्रांति की बात हुआ है, तो 1857 की विद्रोह कब हुआ? 1857 इसके बीच में आया सेशन काल में, तो कैनिंग के समय में हुआ। विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे उसमें। ठीक है, 1857 में ही 3 विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। यहां भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। वुड डिस्पैच में लंदन के तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय करने की बात किया गया था। यानी 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होगा कहां पे? 3 प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में बात हुई थी, लेकिन निर्माण नहीं हो पाया था। तो निर्माण जो 1857 ईस्वी में किसके काल में हुआ? कैनिंग के काल में हुआ। तब देखिए, अब धीरे धीरे जब आप पिछला वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो के साथ जब समझते हैं, तब देखिए आपका क्लैरिटी किस प्रकार से बढ़ रहा है। मित्रों, इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारा अगला वीडियो देखने के पहले पिछला वीडियो देखना इसलिए आवश्यक है कि वहां से आपको काफी सारे कनेक्शन मिलेंगे, जिससे आपको जो है क्लैरिटी आएगा। तो अब देखिए, कभी भी प्रश्न की प्रकृति को देखिए, अगर निर्माण की बात करेगा तो कैनिंग के समय में होगा, और अगर बोलेगा प्रावधान कब आया तो डलहौजी के समय में 3 विश्वविद्यालय का प्रावधान आया वुड डिस्पैच के तहत। चलिए अब हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं। इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड का भी प्रावधान इसी समय आया और इसके समय ही पास हुआ। आप देखिए, आईपीसी मतलब होता है इंडियन पैनल कोड, और आईपीसी को जो लागू करने का 2 तरीका है। एक है सिविल प्रोसीजर कोड और दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये दोनों में मुख्य डिफरेंस क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड जो होता है उसमें सजा की व्यवस्था नहीं, वहां क्षतिपूर्ति देना पड़ता है।
यानी वित्त से रिलेटेड कोई जब केस होगा तो सीपीसी का अंदर ट्रायल होगा, जबकि अगर कोई अपराध होगा, क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई केस होगा तो वो सीआरपीसी के तहत ट्रायल होगा, जिसमें कि सजा का प्रावधान रहेगा। यही मुख्य दोनों में अंतर है। और ये सब कब आया? कैनिंग के समय में आया। बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए 1857 का क्रांति हो गया, और 1857 की क्रांति को कैनिंग ने बहुत ही चतुराई से दबा दिया था। इसके लिए लंदन के दोनों संसद यानी इंग्लैंड के दोनों संसद ने कैनिंग की प्रशंसा किया था, और उसको क्लीमेंसिंग कैनिंग भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गंभीरता और चतुराई से इतना बड़ा विद्रोह 1857 की विद्रोह को दबाया था। चलिए, तो आगे देखेंगे। 1857 का विद्रोह जब दब गया तो उसके बाद एक घोषणा आया, प्रोक्लेमेशन, विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, यानी विक्टोरिया का घोषणा। विक्टोरिया उस समय की महारानी थी ब्रिटेन की। उन्होंने घोषणा किया, और 1858 के एक्ट के बारे में मित्रों अगर जानना है तो ऑलरेडी मैं संवैधानिक विकास के क्रम में इस एक्ट के बारे में विस्तार से चर्चा किया हूं, वहां पे आप देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ के 2-3 मुख्य पॉइंट को हम यहाँ पे रखना चाहेंगे। महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा हुआ यह काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ। वह इसलिए हुआ कि इसके प्रावधानों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मित्रों, 1858 का एक्ट एक बार पिछली वीडियो में है, उसको आप देखिएगा और मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं मुख्य पॉइंट इसका, कि इसके घोषणा में इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, जो जिसका कि भारत में पुरजोर विरोध हुआ था, इसी को व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति जो कह सकते हैं, इसको जो है समाप्त कर दिया गया विक्टोरिया की घोषणा से। ठीक है मित्रों, दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या हुआ, जो कंपनी का शासन अभी तक चल रहा था, कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है, और अब गवर्नर जनरल जो होगा, अब देखिए यही कैनिंग जो है गवर्नर जनरल अभी था, अब गवर्नर जनरल को पद को समाप्त कर दिया गया, और क्या बना दिया गया पद? वायसराय का पद बना दिया गया। तो स्वाभाविक ही था, कैनिंग गवर्नर जनरल ही था, उसी को वायसराय का पद दे दिया। और यही वजह है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग होता है, और प्रथम वायसराय भी कैनिंग होता है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगा, ये घोषणा से पूरा भारत में लगभग एक प्रकार से कह सकते हैं कि विद्रोह तो दबा ही दिया गया था, और कुछ हद तक लोगों में शांति उत्पन्न हुआ। किसके घोषणा से? विक्टोरिया के घोषणा से। ठीक है, लेकिन श्वेत विद्रोह हुआ 1859 ईस्वी में। श्वेत विद्रोह का मतलब अंग्रेजी सैनिकों का विद्रोह हुआ। किसके समय में? कैनिंग के समय में। मित्रों, और भी हम एक बार श्वेत विद्रोह की चर्चा किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर बताइएगा। इसके पहले श्वेत विद्रोह आपको हिंट के लिए बता देते हैं, मुंगेर में हुआ था और इलाहाबाद में हुआ था। किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है, यहाँ पे विक्टोरिया के घोषणा के बावजूद भी यहाँ पे क्या हुआ? श्वेत विद्रोह हुआ। ठीक है मित्रों, तो चलिए ये देख लिए। अब एक एक करके और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम देखेंगे। जैसे कि बंगाल रेंट एक्ट पारित हुआ 1859 ईस्वी में। ठीक है, और यहीं पे नील विद्रोह हुआ 1860 ईस्वी में। नील विद्रोह के बारे में हम लोग आगे के जब विद्रोह पढ़ने लगेंगे उस समय चर्चा करेंगे। नील की खेती को जबरन जो है गोरे लोग करवाते थे, क्योंकि नीले रंग का जो है प्रयोग जो है इंग्लैंड के उद्योग में बड़े पैमाने पर होता था और इसकी ज़रूरत था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि बंगाल रेंट एक्ट 1859 ईस्वी में इसके समय में आया, नील विद्रोह इसके समय में आया। और देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इसको देखते रहना है और समझते रहना है। 1861 ईस्वी में 2 महत्वपूर्ण एक्ट आया। एक तो आया उच्च न्यायालय एक्ट आया। ठीक है, उच्च न्यायालय एक्ट आने की, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बनना था, उसके लिए एक्ट आया 1861 ईस्वी में। दूसरा 1861 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम भी आया। और यह भारत सरकार अधिनियम अगर यूं कहें कि संवैधानिक विकास का ये महत्वपूर्ण या अहम बिंदु था, अहम पड़ाव था, तो इसमें कोई गलती नहीं होगा। यहाँ से विकेंद्रीकरण का सिद्धांत प्रारंभ हो गया। तो मित्रों, आज का जो वीडियो हम लॉर्ड कैनिंग का पढ़ रहे हैं, यदि आप पीछे का 2 वीडियो
कम से कम जो संवैधानिक विकास के संबंधित है 1858 का और 1861 का, अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको समझ स्थापित होने वाला है। तो मेरा गुजारिश है कि आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। तो चलिए, ये 1861 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम भी किसके समय में आया? कैनिंग के समय में आया। यहाँ से संवैधानिक विकास में कई प्रकार का परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। ठीक है मित्रों, यहाँ पे एक व्यवस्था कर दिया गया कि जो एक कार्यकारिणी समिति होता था उसमें एक 5वां सदस्य की व्यवस्था किया गया जो कि वित्त विभाग देखता था। आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि वित्त का विकेंद्रीकरण किस समय से हुआ, तो कैनिंग के समय से ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5वां सदस्य बिनांस मेंबर के रूप में आया और वित्त व्यवस्था का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। ठीक है मित्रों, तो आपको समझ में आ रहा है कि 1861 में उच्च न्यायालय का एक्ट आया, 1861 में भारत सरकार अधिनियम एक्ट आया और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत भी यहाँ पे प्रतिपादन हुआ। ठीक है मित्रों, और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनकम टैक्स जैसी व्यवस्था का जो प्रारंभ या शुरुआत देखते हैं यहीं से होता है, कैनिंग के समय से होता है। और यहाँ से क्वेश्चन, इस लाइन से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 1861 में उच्च न्यायालय, नील विद्रोह, ठीक है, इनकम टैक्स की व्यवस्था, और ये वाला बात जो है और अच्छा लगेगा आप लोग को, भारतीय सिविल सर्विस अधिनियम 1861। तो 1861 में 3 महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं आपको हम, हाई कोर्ट से रिलेटेड एक्ट, संविधान से रिलेटेड एक्ट और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एक्ट। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो एक्ट है 1861 का, वो अपने आप में विशेष था। वो ऐसा इसलिए विशेष था कि इस बार क्या किया कि सिविल सर्वेंट वही हो सकता है जो कम से कम 7 साल तक भारत में रहे, पहला शर्त था। दूसरी बात था कि उस व्यक्ति को जिस जिले में उसकी प्रतिनियुक्ति होना है उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज पता होना चाहिए, अर्थात स्थानीय भाषा को जानना चाहिए। तो यह सुनकर के आप लोग को अच्छा लग रहा होगा कि ब्रिटिश सरकार तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया था कि सेवा में जो भी लोग आएंगे 7 साल भारत में रहेंगे और जो स्थानीय भाषा को भी जानेंगे। लेकिन उसकी मंशा कुछ और थी। ये तो निचले वर्ग के लिए कर दिया गया था, लेकिन जो सेवा ऊंचे पद के लिए था वो अंग्रेजों के लिए ही रिजर्व किया था। उसको हम लोग बोलते थे प्रिंसिपल सिविल ऑफिसेस, यानी मुख्य जो पद होते थे सिविल सेवा में वो सब अंग्रेजों के लिए संरक्षित था। ये तो दिखावा मात्र था। ठीक है मित्रों, तो समझ में आ गया होगा। तो इसको बोलते हैं कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। इसके लिए भारतीय लोग जो है फाइट कर रहा था कि कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में भारतीयों की हिस्सेदारी हो। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो एक्ट आया, सिविल सर्विसेज का एक्ट आया, उसकी जो शर्त है उसके अनुसार से जो शर्त हुआ वो भारतीयों के लिए था कि वो छोटे पद पर वो प्रतिस्थापित हो जाए, लेकिन बड़ा जो पद था अभी भी उसके अधीन ही था। ठीक है, तो मंशा यहाँ पे क्लियर पता चलता है। आइए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कैनिंग का महत्वपूर्ण काल था। कैनिंग का हर पॉइंट, कैनिंग के काल का जितने भी पॉइंट है यहाँ से प्रश्न उठते हैं। तो इसको अगर एक बार में सारे तथ्य याद नहीं होते हैं तो दोबारा भी देखिए, लेकिन जरूर इसको देखिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। इसके बाद जो है और 2 पढ़ेंगे छोटे छोटे। एल्गिन के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक ही लाइन है। एल्गिन जो है मात्र 1 साल के लिए वायसराय बना और इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना मात्र हुआ, पान इस्लामिक मूवमेंट, बहावी आंदोलन। ठीक है, तो बहावी आंदोलन इसके समय में हुआ। इतना याद रखना है कि ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बहावी आंदोलन किस वायसराय के समय में हुआ तो उसका आंसर होगा एल्गिन फर्स्ट। ठीक है, एल्गिन फर्स्ट भी इसको आप कह सकते हैं। इसके बाद और एक एल्गिन आएगा। ठीक है, इसके बाद का जो वायसराय है वो जॉन लॉरेंस है। इसके समय में भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें घटित हुआ, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पंजाब काश्तकारी अधिनियम जो है इसके समय में पारित हो गया। ठीक है मित्रों, दूसरी बात है कि भूटान के साथ 1865 ईस्वी में युद्ध हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भूटान के साथ अगर पूछेगा युद्ध किसके समय में हुआ तो जॉन लॉरेंस के समय में हुआ। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2 जो है अकाल आया, भीषण अकाल आया। एक तो 1866 में भीषण अकाल आया उड़ीसा और बुंदेलखंड में, और 1868 और 1869 ईस्वी में राजपुताना में भीषण अकाल आया।
तो अकाल पर हम एक वीडियो बनाएंगे मित्रों, उसमें हम क्लियर करेंगे कौन सा कमेटी, कौन सा आयोग गठित किया गया था। अब इतना जानना है कि 1866 में उड़ीसा और बुंदेलखंड में अकाल आया था, 1868 और 69 ईस्वी में राजपूताना में अकाल आया था। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि भारत व यूरोप के साथ जो है समुद्र मार्ग से जो है टेलीग्राफ व्यवस्था प्रारंभ हो गया, किसके समय में? जॉन लॉरेंस के समय में। ठीक है। तो इसको एकदम बिल्कुल याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, 1865 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय की व्यवस्था क्या निर्माण किया, तो आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा। कैनिंग के समय में इसकी व्यवस्था क्या गया था, क्या आया था? 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय का अधिनियम आया, उसी के तहत 3 उच्च न्यायालय बना, बम्बई, कोलकाता और मद्रास में। अब जो कोई भी मेरा वीडियो कंप्लीटली हर वीडियो को फॉलो करते हैं तो मित्रों मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आप लोग को पूरा अच्छा से समझ स्थापित होगा, क्योंकि तरीका वही है समझने का कि अगर ये नहीं जानेंगे आप तो ये वाला जो है जान करके भी आप अधूरा रह जाएंगे और एग्जाम में गलत कर देंगे। एक्ट तो आया कैनिंग के समय में, बना कब? लॉरेंस के समय में। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, समझ भी स्थापित करना है। और चलिए, इन्होंने जो सबसे बड़ा काम क्या किया, लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में, अफगानिस्तान के साथ संघर्ष ब्रिटिश सरकार का सदा चलते आया था। इन्होंने निष्क्रियता की नीति अपनाया। निष्क्रियता मतलब तटस्थता के एक प्रकार से इन्होंने नीति अपनाया अफगानिस्तान के प्रति, और उस तटस्थता को कहा गया धारदार निष्क्रियता। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि धारदार निष्क्रियता का प्रतिपादक कौन था, तो आंसर होगा जॉन लॉरेंस, और किसके संदर्भ में होगा, तो अफगानिस्तान के संदर्भ में होगा। ठीक है मित्रों। उसके बाद जो है इसके समय में एक और महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ कि इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग देखें जो कैनिंग का काल था काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके समय में काफ़ी तथ्य हैं, इसको बढ़िया से इसको पढ़ना है और बार बार एग्जाम में यहाँ से आएंगे। और उसके बाद जो है लॉरेंस से भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिसको कि आपको हमेशा के लिए समझ स्थापित करके रखना है। ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से आज का वीडियो में हम 3 गवर्नर जनरल को कवर किए हैं। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे का गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।